दर्शकों, आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जिंदगी हमें सुख के साथ दुख भोगने को क्यों देती है? क्योंकि दुख में आप ज्यादा मेहनत करना सीख जाते हैं, जो कि सुख भोगने के लिए उचित होती है। इसलिए जिंदगी में जो भी सुख दुख मिले उसे खुशी से अपना लो और जिंदगी के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। तो चलिए इस समझने के लिए हम बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वह इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलूं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के मंसूबों का पता चल गया है। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना कर मजबूत इंसान बनाने उसने हमारे सामने वे परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन पाएंगे। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। ऐसे समय में टूटे नहीं। ये साबित कर दें कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन की ऊबड़ खाबड़ डगर पर चलकर ही आप दृढ़ और मजबूत इंसान के तौर पर खड़े हो पाएंगे। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। दोस्तों, नई कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थीं, चुरकी और मुर्की। चुरकी सांवली रंग की, साधारण रूप रंग की लड़की थी। वहीं मुर्की गौर वर्ण की बहुत सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं मुर्की की सुंदरता पर रीझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो मुर्की को पहले ही से था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता मुर्की चुरकी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। चुरकी को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। चुरकी के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने मुर्की से मदद की गुहार की, किंतु मुर्की ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन चुरकी ने सोचा कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई से मदद मांग लूं। वह कभी इनकार नहीं करेगा
और वह अपने बच्चों को घर पर पति के पास छोड़ दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई पड़ी जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। चुरकी को देखकर गाय बोली, बेटी जरा मेरी गौशाला साफ कर दे, बैठने की भी जगह नहीं है। चुरकी ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। चुरकी आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेर का पेड़ दिखाई पड़ा। वह पेड़ के पास से गुजरी तो बेर के पेड़ ने कहा, बहन नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं, जरा साफ कर दो। चुरकी ने बिना देर के बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे साफ कर दिए। बेर के पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। चुरकी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी जो सिर पर भारी टोकरी ले जा रही थी। चुरकी ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो अम्मा? गांव तक जा रही हूँ बेटी, बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। मैं भी गांव जा रही हूँ, लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो, चुरकी ने कहा और बूढ़ी अम्मा के सिर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंची। चुरकी ने बूढ़ी अम्मा के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर पहुंच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिली और उसे अपने घर के हालात बताकर मदद की गुहार लगाई। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। रास्ते में उसी बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर बुलाया और कुछ खाने को दिया, फिर अपनी टोकरी देकर विदा कर दिया। रास्ते में चुरकी ने टोकरी पर ढका कपड़ा हटाया तो हैरान रह गई। टोकरी सोने चांदी से भरी थी। वह चलते चलते बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ ने उसे रोका और कहा, मेरे तने की खोह में तुम्हारे लिए उपहार है। चुरकी ने खोह में हाथ डाला। वहां उसे हीरे जवाहरात की पोटली मिली। वह बेर के पेड़ का धन्यवाद कर आगे बढ़ गई। चलते चलते वह गौशाला के पास पहुंची। वहां गाय उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने गले में बंधी सोने की घंटी उसे दे दी। चुरकी जब घर पहुंची तो सारी चीजें अपने पति और बच्चों को दिखाई। वे सभी बहुत खुश हुए। उनके दिन फिर गए। वे गांव के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये देखकर मुर्की झलक उड़ गई। एक दिन उसने चुरकी के बच्चों को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा कि वे उतने अमीर कैसे बन गए। बच्चों को कुछ पता नहीं था। वे बोले, माँ मामा के घर से उपहार लाई। मुर्की ने सोचा कि जरूर उसके भाई ने चुरकी को उपहार में ढेर सारा रुपया पैसा दिया होगा। उसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह भाई के गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे गौशाला के सामने खड़ी गाय दिखी। गाय ने उससे गौशाला साफ करने का निवेदन किया, जिसे ठुकराकर मुरक्की आगे बढ़ गई। आगे उसे बेर का पेड़ दिखा, जिसने उससे कांटे साफ करने का निवेदन किया, किंतु मुर्की मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। गांव के बाहर उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो टोकरी सिर पर रखकर घर जा रही थी। उसने मुर्की से टोकरी घर तक पहुंचाने को कहा, तो मुर्की यह कहकर आगे बढ़ गई कि वह उसकी नौकर नहीं है। वह आखिरकार अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर ही था। उसने उसका खूब सत्कार किया, मगर बिना कुछ दिए ही उसे वापस भेज दिया। दुखी मन से वह वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह पानी मांगने एक घर में गई। वह उसी बूढ़ी अम्मा का घर था। उसने उसे पानी दिया। पानी पीते ही मुर्की का मुंह कड़वा हो गया। वह वहां से निकल गई। रास्ते में उसे बेर का पेड़ दिखा, तो उसने सोचा कि बेर खाकर अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लूं। वह बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके पैर लहूलुहान हो गए। किसी प्रकार चलते हुए वह गाय के गौशाला तक पहुंची। वह दर्द के मारे कराह रही थी। वह वहीं टीले पर बैठने को हुई तो गाय ने उसे सींग मारकर गिरा दिया। उसकी कमर टूट गई। किसी प्रकार वह घर पहुंची और महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। उसे अपने बुरे व्यवहार, घमंड और लालच का फल मिल गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमें वही फल स्वरूप मिलता है जैसे हमारे कर्म होते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, परेशानियों का हल। एक छोटे से गांव में एक बहुत बद्धा जमींदार रहता था, जो कि बहुत आमिर था। गांव का छोटे से छोटा फैसला करने के लिए भी सारे गांव वाले उसी के पास जाते थे और उसी से राय लेते थे। एक बार उस जमींदार की आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया। उसने गांव के सारे हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हुई। वो जब भी आंखें खोलता था तो उसे बड़ी तकलीफ हुआ करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए गांव से बाहर चला गया।
बाहर के डॉक्टरों ने उसकी आंखों का चेकअप किया और उस जमींदार से कहा कि आपकी आंखों में एक तरह का इन्फेक्शन हो गया है। आपकी आंखों के सामने हरे कलर के अलावा अगर कोई दूसरा कलर आया तो आपकी आंखें जलने लगेंगी, उसमें तकलीफ होने लगेंगी। जब जमींदार ने यह बात सुनी तो वो डर गया और बहुत ही परेशान रहने लगा। और अब वो जमींदार ज्यादातर अपनी आंखें बंद ही रखने लगा था, क्योंकि उसके आसपास दूसरी चीजें भी थीं जो कि हरे कलर की नहीं थीं। वो जमींदार दिन रात बस इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में ही सोचने लगा था और परेशान रहने लगा था। कई दिन सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इस सारे गांव को हरा कलर मारकर हरा कर दो। गांव में जहां जहां भी जाता हूं सारी जगह को हरा कर दो। उस जमींदार के कहने पर सारे गांव को हरा कर दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी थीं जिसे वो हरा नहीं कर सकता था, जैसे कि आसमान जो हमेशा नीला रहता है, उसके शरीर का कलर, रोटी का कलर और भी बहुत सी चीजें ऐसी थीं जिसे वो हरा नहीं कर सकता था। एक दिन एक लड़का उस गांवों से गुजर रहा था। जब उस लड़के ने देखा कि उस गांव में सारी चीजें हरे कलर की है तो उस लड़के ने वहां के कुछ गांव वालों से पूछा, यहाँ सब हरे कलर का क्यों है? तो गांव वालों ने उससे कहा कि हमारे गांव में एक जमींदार हैं जिनके आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और वो हरे कलर के अलावा अगर कोई दूसरा कलर देखते हैं तो उनकी आंखें जलने लगती हैं। ये सुनने के बाद वो लड्डू डैश का उस जमींदार के घर गया और जमींदार से बात की। उसने कहा, आपने अपने आंखों की वजह से सारे गांव को हरा कर दिया है। इस प्रॉब्लम का सलूशन तो बहुत ही सिंपल था। आप एक हरे कलर का चश्मा लगा लीजिए जिससे आपको सारी दुनिया हरी दिखेगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, कई बार हमारे प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही छोटा सा और बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर देते हैं, फिर जहां से कोई सलूशन नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, सही समय। एक बार एक आदमी ने मेंढक को पकड़कर एक बर्तन में डाल दिया। फिर उस आदमी ने बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। बर्तन इतना बड़ा भी नहीं था कि मेंढक उसे छलांग ना मार सके, लेकिन उस मेंढक ने ऐसा नहीं किया। फिर उस आदमी ने बर्तन को स्टोव पर रख दिया और बर्तन के नीचे आग लगा दी। फिर धीरे धीरे बर्तन के अंदर का पानी गर्म होने लगा। उस बर्तन के अंदर जो मेंढक था वह पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा था अपनी एनर्जी से। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, मतलब कि धीरे धीरे और भी ज्यादा गर्म होने लगा और मेंढक अभी भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी को एडजस्ट कर रहा था। अब एक समय ऐसा आया कि वह पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था और मेंढक की सारी एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी और अब वह मेंढक चाह के भी बर्तन से बाहर नहीं निकल सकता था और उस बर्तन से छलांग नहीं मार सकता था, क्योंकि उसके अंदर अब उतनी एनर्जी ही नहीं बची थी कि वह छलांग मारकर वह बर्तन से बाहर निकल आए, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी शुरुआत में ही पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में लगा दी थी और अब उस मेंढक के अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं बची थी, जिसकी वजह से वह मेंढक उसी पानी में ही मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर वह मेंढक चाहता तो शुरुआत में ही छलांग मारकर उस बर्तन से बाहर आ सकता था, क्योंकि बर्तन ज्यादा बाद भी नहीं था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सारी एनर्जी एक ही जगह पर लगा दी थी, पानी के टेम्परेचर के साथ खुद को एडजस्ट करने में। और जब आखिर में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय उस बर्तन से बाहर निकलने में, तब वह ऐसा कर नहीं सका, क्योंकि उसकी अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। मेंढक की मौत किस वजह से हुई? गर्म पानी की वजह से नहीं, मौत हुई सही समय पर छलांग न करने की वजह से। हम भी इसी तरह अच्छे वक्त का इंतजार करते रहते हैं। अच्छे वक्त का इंतजार मत करो, बस छलांग लगा दो। सब कुछ सही करने का सोच कर मत कूदो, क्योंकि ऐसा सोचोगे तो कभी कूद ही नहीं पाओगे। कहते हैं सबसे अच्छा कूदने का वक्त तब होता है जब आप तैयार नहीं होते हो, क्योंकि असली तैयारी कूदने के बाद शुरू होती है। और अपनी एनर्जी एक ही चीज पर वेस्ट मत करो, हमेशा अपनी एनर्जी को बचा कर रखो सही चीजों को वक्त देने के लिए, इससे आपकी इंप्रूवमेंट हो। आज के समय में बहुत से लोग अपनी एनर्जी फिजूल चीजों पर लगा रहे हैं और जब वह बाद में कुछ मीनिंगफुल करने के लिए बैठते हैं तो उनके अंदर इतनी एनर्जी और वक्त नहीं रहता है जिससे वह उस काम को कर सके और वह एक जगह पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, एक बार की बात है, एक शिकारी था जो पक्षियों का शिकार करता था। एक दिन और शिकारी मार्केट जाता है
और अपने लिए मार्केट से एक डॉग खरीदता है उसे दिन गुजारने के बाद वह शिकारी नदी के पास बतख का शिकार करने जाता है और वह अपने साथ उसे डॉग को भी ले जाता है। वह जब घात लगाकर बतख के शिकार के लिए बैठा होता है तभी वह देखता है कि उसका जो डॉग था वह पानी के ऊपर चल रहा था। अब ये देखकर वह शिकारी बहुत ही हैरान हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि यह डॉग पानी के ऊपर कैसे चल पा रहा है। ये देखकर वह शिकारी हैरान हुआ और साथ ही साथ बहुत खुश भी हो जाता है। उसने सोचा जब मैं इस डॉग को अपने दोस्त को दिखाऊंगा तब वह भी हैरान हो जाएगा और मैं उसका चेहरे का रिएक्शन देखूंगा। तो एक दिन उस शिकारी ने अपने दोस्त को भी नदी के पास बत्तख का शिकार करने के लिए बुलाया। उस शिकारी ने अपने डॉग से बहुत सारी बत्तखों का शिकार किया क्योंकि वह डॉग पानी के ऊपर चल सकता था। जब उस शिकारी के दोस्त ने इस डॉग को पानी के ऊपर चलते हुए देखा तब उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसे कोई हैरानी हुई। वह बिल्कुल ही चुप रहा। शिकारी अपने दोस्त का रिएक्शन देखना चाहता था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिकारी बतख का शिकार करने के बाद शिकारी और उसका दोस्त जब घर गए तो शिकारी ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने मेरे डॉग में कुछ अलग चीज देखी? शिकारी के दोस्त ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे डॉग में एक अलग चीज तो देखी है। शिकारी ने उससे पूछा कि कौन सी चीज देखी? उसके दोस्त ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया और कहा कि मैंने देखा कि तुम्हारे डॉग को तैरना नहीं आता है और वह कभी तैरना सीख भी नहीं सकता है। ये तुम्हारे डॉग में बहुत बड़ी कमी है। इस कहानी से मैं बहुत बड़ी सीख मिलती है और वह यह है कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर लो, कितना भी बेहतर कर लो, कितना भी अलग कर लो, लेकिन लोग कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेते हैं। इतिहास में बहुत से ऐसे महान लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत अलग और बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन आज भी कुछ लोग उन्हें गालियां देते हैं और उनमें कमियां निकालते हैं। तो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आप उनको कितना भी बेहतर खाना पकाकर खिला दो, वह अलग से नमक जरूर मांगेंगे और खाने के बाद भी उस खाने में 100 तरह की खामियों और कमी निकलेंगे। जरूर, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यह मत देखो कि लोग क्या कहते हैं। अगर आप सबकी सुनने लगोगे तो फिर आप अपनी कब सुनोगे? तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस स्टोरी को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। एक वक्त की बात है। एक बार एक स्कूल में नए सर आए हुए थे। वह सर किसी भी चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते और समझते थे। तो एक बार वह सर क्लास के अंदर आते हैं। वह क्लास स्टूडेंट से पूरी भरी हुई थी। सर के हाथ में एक बड़ा सा जार था। उस जार को देखकर स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया। सर ने उस जार को एक टेबल पर रख दिया और अपने बैग से कुछ बड़े पत्थरों को निकाला और उन पत्थरों को उस बड़े से जार के अंदर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने उस जार के ऊपर तक उन पत्थरों को डाल दिया था। अब उस जार के अंदर एक भी पत्थर नहीं जा सकता था। फिर सर ने सारी स्टूडेंट की तरफ देखकर उनसे पूछा कि क्या यह जार पूरा भर चुका है? सारे बच्चों ने सर की तरफ देखकर कहा, हाँ, यह जार पूरा भर चुका है। बच्चों का यह जवाब सुनने के बाद सर ने अपने बैग से कुछ छोटे छोटे कंकरियों को निकाला और उस जार के अंदर उन छोटे कंकरियों को डालने लगे। वो एक हाथ से जार में कंकरियों को डाल रहे थे और एक हाथ से जार को हिला रहे थे ताकि कंकरियां उस जार के अंदर अपनी जगह बना लें। अब उस जार के अंदर बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप था, छोटे कंकरियों ने गैप के अंदर जगह बना ली थी। सर ने उन छोटे कंकारियों को भी जार के ऊपर तक भर दिया और फिर से सारी स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, क्या अब ये जार पूरी तरह से भर चुका है? इस बार सभी स्टूडेंट्स खामोश थे और बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया और सर की तरफ देखकर कहा, यस सर, ये जार अब भर चुका है। तभी सर ने इस बार अपने बैग से एक डिब्बा निकाल जिसमें रेत भरी हुई थी और फिर उस जार को रेत से भरने लगे। फिर रेत जार के छोटे छोटे गैप में जाकर बैठ गई जो कंकर और पत्थरों के बीच में थी। सर ने रेत को भी जहर के ऊपर तक भर दिया और फिर से स्टूडेंट से पूछा, अब क्या ये जार भर चुका है? तभी एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने सर से कहा, नहीं सर, उस जार को एक बार हिलाओ। फिर सर ने उस जार को हिलाया। हिलाने के बाद जार में रेत थोड़ा सा नीचे को फिसल गई। सर ने जार के ऊपर फिर से रेत डाल दी और उसे ऊपर तक भर दिया। सर ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, क्या अब यह जार भर चुका है? इस बार सभी स्टूडेंट्स जार को देखकर संतुष्ट हो गए और सभी ने हाँ कहा।
तभी सर ने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और पानी को उस जार के अंदर डालने लगे। पानी भी उस जार के अंदर जाता जा रहा था और सारे स्टूडेंट हैरानी से ये देख रहे थे। सर जार में पानी तब तक डालते रहे जब तक पानी जार से बाहर गिरने नहीं लगा। सारे स्टूडेंट यह देखकर खामोश थे। तभी सर ने समझने वाले अंदाज में सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, इन सारी चीजों से भरा यह जार हमारी जिंदगी की तरह है, और ये जो बड़े पत्थर है जो मैंने इस जार में सबसे पहले डाले थे वो हमारी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजों की तरह है, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी हेल्थ। अगर बाकी सब कुछ हमसे छीन जाए, हमसे छूट जाए और यह हमारे साथ हो, फिर भी हमारा जार भरा ही रहेगा, हमारी जिंदगी भरी रहेगी। और कांकरियां हमारी जिंदगी की वो दूसरी चीज होती है जो हमारे लिए जरूरी होती है, जैसे हमारी जब, हमारा घर और हमारी गाड़ी, और रेत जो है वह हमारी जिंदगी की आम और मामूली चीजों को रिप्रेजेंट करती। बस इन्हीं चीजों के बीच हमारी जिंदगी घूमती रहती है। लेकिन अगर उस जार में हम रेत या कंकर को पहले डाल दें, तब जार में उन पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेंगे। लेकिन जब मैंने पहले उन पत्थरों को उस जार में डाला, तब कंकरियां और रेत भी उस जार में आराम से समा गए। यही चीज हमारी जिंदगी पर भी अप्लाई होती है। हमारी जिंदगी में भी हमें पहले अपनी फैमिली, हेल्थ और अपने पैशन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बाद में बाकी चीजों को। अगर आप अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी मामूली और अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर बर्बाद कर दोगे, तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आप चीजों को प्रायोरिटी नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजें अधूरी रह जाएगी। इसीलिए जार के अंदर पहले पत्थरों को रखो, कंकर और रेत जैसे मामूली कामों को उनकी जगह मत लेने दो। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वह टिड्डे से कहता कि कूदो, और वह आवाज सुनकर वह जोर से छलांग लगता। और वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे के छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर बोल, कूदो। फिर क्या होना था? टिड्डे की छलांग और कम हो गई। फिर उसने उसकी तीसरी टांग भी तोड़ दी। फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांग तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसे कहा गया कूदो, तो वह हल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तब वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वह और बहरा होता गया, और सारी टांग टूटने के बाद वह पूरा बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उसे पर कोई असर ना हुआ। वह तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर आप सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, कि कितनी सीधी सी बात इसको समझ में ही नहीं आई। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो एक छोटे बच्चों को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखाता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है, और वास्तव में होता कुछ और है। इसीलिए अगर आपको पछताना नहीं है तो अपनी लाइफ में जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजा सोच समझ कर ही निकालें। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी। यह कहानी है एक लड़के की जिसको शक्कर खाने की बुरी आदत थी। बस दिन रात शक्कर ही खाया करता था, और उसके शक्कर खाने के वजह से उसकी माँ बहुत परेशान रहती, क्योंकि कोई चीज अगर ज्यादा भी हो जाए तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस बात को लेकर उसकी माँ परेशान रहती थी और उस लड़के को बार बार शक्कर खाने के लिए मना करती थी। लेकिन वह लड़का अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। तो उसी गांव में एक बाबा जी रहते थे जिनको लड़का बहुत मानता था और उनकी हर एक बात मानता था। तो उसकी माँ ने सोचा कि बाबा जी से कहने लगाऊंगी कि आप इसे शक्कर खाने से मना कीजिए। उसने अपने बेटे को बाबा जी के पास लेकर गई। बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे
उस औरत ने बाबा जी से कहा, आप मेरे बेटे से सिर्फ इतना कह दीजिए कि वह अब से शक्कर ना खाए। करू बाबा जी ने उस औरत से कहा कि ये बात मैं तुम्हारे बेटे से अगले हफ्ते कहूंगा। तुम अपने बेटे को अगले हफ्ते मेरे पास लाना। वह औरत अपने बेटे को लेकर चली गई और पूरा 1 हफ्ता गुजरने के बाद वह फिर से अपने बेटे को बाबा जी के पास लेकर आई। बाबा जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बाबा जी ने उस लड़के से सिर्फ इतना कहा कि बेटे अब से तुम शक्कर मत खाना। लड़का बाबा जी की इतनी सी बात से ही शक्कर खाना छोड़ देता है, लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि सिर्फ इतना सा खाने के लिए बाबा जी ने मुझे 1 हफ्ते के बाद बुलाया। उसने बाबा जी से पूछ ही लिया, बाबा जी सिर्फ इतना सा कहने के लिए तुमने मुझे 1 हफ्ते के बाद क्यों बुलाया? बाबा जी का जवाब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बाबा जी ने कहा कि 1 हफ्ता पहले मैंने भी शक्कर खाना नहीं छोड़ा था। दोस्तों, एक है कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा घर में जो बड़े लोग होते हैं वह अपने से उम्र में छोटे लोगों को ही आप बच्चों को कहते हैं, ये काम मत करो, लेकिन वह खुद करते हैं। जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं वही बदलाव पहले हमें खुद में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी। एक बार की बात है, एक शिकारी था जो पक्षियों का शिकार करता था। एक दिन और शिकारी मार्केट जाता है और अपने लिए मार्केट से एक डॉग खरीदता है। उसे दिन गुजारने के बाद वह शिकारी नदी के पास बतख का शिकार करने जाता है और वह अपने साथ उसे डॉग को भी ले जाता है। वह जब घात लगाकर बतख के शिकार के लिए बैठा होता है तभी वह देखता है कि उसका जो डॉग था वह पानी के ऊपर चल रहा था। अब ये देखकर वह शिकारी बहुत ही हैरान हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि यह डॉग पानी के ऊपर कैसे चल पा रहा है। ये देखकर वह शिकारी हैरान हुआ और साथ ही साथ बहुत खुश भी हो जाता है। उसने सोचा जब मैं इस डॉग को अपने दोस्त को दिखाऊंगा तब वह भी हैरान हो जाएगा और मैं उसका चेहरे का रिएक्शन देखूंगा। तो एक दिन उस शिकारी ने अपने दोस्त को भी नदी के पास बत्तख का शिकार करने के लिए बुलाया। उस शिकारी ने अपने डॉग से बहुत सारी बत्तखों का शिकार किया क्योंकि वह डॉग पानी के ऊपर चल सकता था। जब उस शिकारी के दोस्त ने इस डॉग को पानी के ऊपर चलते हुए देखा तब उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसे कोई हैरानी हुई। वह बिल्कुल ही चुप रहा। शिकारी अपने दोस्त का रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिकारी बतख का शिकार करने के बाद शिकारी और उसका दोस्त जब घर गए तो शिकारी ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने मेरे डॉग में कुछ अलग चीज देखी? शिकारी के दोस्त ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे डॉग में एक अलग चीज तो देखी है। शिकारी ने उससे पूछा कि कौन सी चीज देखी? उसके दोस्त ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया और कहा कि मैंने देखा कि तुम्हारे डॉग को तैरना नहीं आता है और वह कभी तैरना सीख भी नहीं सकता है। ये तुम्हारे डॉग में बहुत बड़ी कमी है। इस कहानी से मैं बहुत बड़ी सीख मिलती है और वह ये है कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर लो, कितना भी बेहतर कर लो, कितना भी अलग कर लो, लेकिन लोग कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेते हैं। इतिहास में बहुत से ऐसे महान लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत अलग और बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन आज भी कुछ लोग उन्हें गालियां देते हैं और उनमें कमियां निकालते हैं। तो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आप उनको कितना भी बेहतर खाना पकाकर खिला दो, वह अलग से नमक जरूर मांगेंगे और खाने के बाद भी उस खाने में 100 तरह की खामियों और कमी निकलेंगे। जरूर, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यह मत देखो कि लोग क्या कहते हैं। अगर आप सबकी सुनने लगोगे तो फिर आप अपनी कब सुनोगे। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी। एक वक्त की बात है, एक बार एक स्कूल में नए सर आए हुए थे। वह सर किसी भी चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते और समझते थे। तो एक बार वह सर क्लास के अंदर आते हैं। वह क्लास स्टूडेंट से पूरी भरी हुई थी। सर के हाथ में एक बड़ा सा जार था। उस जार को देखकर स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया। सर ने उस जार को एक टेबल पर रख दिया और अपने बैग से कुछ बड़े पत्थरों को निकाला और उन पत्थरों को उस बड़े से जार के अंदर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने उस जार के ऊपर तक उन पत्थरों को डाल दिया था। अब उस जार के अंदर एक भी पत्थर नहीं जा सकता था। फिर सर ने सारी स्टूडेंट की तरफ देखकर उनसे पूछा कि क्या यह जार पूरा भर चुका है? सारे बच्चों ने सर की तरफ देखकर कहा, हाँ, यह जार पूरा भर चुका है। बच्चों का यह जवाब सुनने के बाद सर ने अपने बैग से कुछ छोटे छोटे कंकरियां को निकाला और उस जार के अंदर उन छोटे कंकरियां को डालने लगे। वो एक हाथ से जार में कंकरियां को डाल रहे थे और एक हाथ से जार को हिला रहे थे।
ताकि कंकरियां उस जार के अंदर अपनी जगह बना लें। अब उस जार के अंदर बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप था, छोटे कंकरियां ने गैप के अंदर जगह बना ली थी। सर ने उन छोटे कंकरियां को भी जार के ऊपर तक भर दिया और फिर से सारी स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, क्या अब ये जार पूरी तरह से भर चुका है? इस बार सभी स्टूडेंट्स खामोश थे और बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया और सर की तरफ देखकर कहा, यस सर, ये जार अब भर चुका है। तभी सर ने इस बार अपने बैग से एक डिब्बा निकाल जिसमें रेत भरी हुई थी और फिर उस जार को रेत से भरने लगे। फिर रेत जार के छोटे छोटे गैप में जाकर बैठ गई जो कंकर और पत्थरों के बीच में थी। सर ने रेत को भी जहर के ऊपर तक भर दिया और फिर से स्टूडेंट से पूछा, अब क्या ये जार भर चुका है? तभी एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने सर से कहा, नहीं सर, उस जार को एक बार हिलाओ। फिर सर ने उस जार को हिलाया। हिलाने के बाद जार में रेत थोड़ा सा नीचे को फिसल गई। सर ने जार के ऊपर फिर से रेत डाल दी और उसे ऊपर तक भर दिया। सर ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, क्या अब यह जार भर चुका है? इस बार सभी स्टूडेंट इस जार को देखकर संतुष्ट हो गए और सभी ने कहा। तभी सर ने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और पानी को उस जार के अंदर डालने लगे। पानी भी उस जार के अंदर जाता जा रहा था और सारे स्टूडेंट हैरानी से ये देख रहे थे। सर जार में पानी तब तक डालते रहे जब तक पानी जार से बाहर गिरने नहीं लगा। सारे स्टूडेंट ये देखकर खामोश थे। तभी सर ने समझने वाले अंदाज में सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, इन सारी चीजों से भरा ये जार हमारी जिंदगी की तरह है और ये जो बड़े पत्थर है जो मैंने इस जार में सबसे पहले डाले थे वो हमारी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजों की तरह है, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी हेल्थ। अगर बाकी सब कुछ हमसे छीन जाए, हमसे छूट जाए और ये हमारे साथ हो, फिर भी हमारा जार भरा ही रहेगा, हमारी जिंदगी भरी रहेगी। और कांकरियां हमारी जिंदगी की वो दूसरी चीज होती है जो हमारे लिए जरूरी होती है। जैसे हमारी जब हमारा घर और हमारी गाड़ी और रेत जो है वह हमारी जिंदगी की आम और मामूली चीजों को रिप्रेजेंट करती है। बस इन्हीं चीजों के बीच हमारी जिंदगी घूमती रहती है। लेकिन अगर उस जार में हम रेत या कंकर को पहले डाल दें, तब जार में उन पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेंगे। लेकिन जब मैंने पहले उन पत्थरों को उस जार में डाला, तब कंकरियां और रेत भी उस जार में आराम से समा गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।